बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद हज़रत मामूल हाज़िर खिदमत है। एक नए प्रोग्राम, एक नए मौजू और एक नए मेहमान के साथ। नाज़रीन, अमूमन मुहावरतन हम कहते रहते हैं अक्सर कि हालात ऐसे हो गए हैं, महंगाई ऐसी हो गई कि इंसान का सांस लेना जो है वो दूभर हो गया है, जीना मुश्किल हो गया है। ये बात अपनी जगह सही भी है, हालात भी, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल, महंगाई, सब चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन दर हकीकत सांस लेना मुश्किल जो है वो उन लोगों को अंदाज़ा होता है जिनको वाकई कोई मेडिकल प्रॉब्लम है। और आज पूरी दुनिया में इसी हवाले से जो है एक ऐसे मसले का दिन मनाया जा रहा है जिसमें इंसान को सांस लेना महंगाई की वजह से नहीं, लोड शेडिंग की वजह से नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से नहीं, लेकिन सांस की नालियों में सोजिश की वजह से और उसमें तंगी की वजह से सांस लेना दोबर हो जाता है। वो बीमारी है दमा, जिसको हम एस्थमा कहते हैं। एस्थमा से पूरी दुनिया में हज़ारों नहीं लाखों अफराद उसमें मुब्तला हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनमें भी कोई भी ऐसा नहीं है जो कि एक जो है गैर फ़ाल हो या बिल्कुल एक फ़ालतू इंसान हो अपने माशरे का, बल्कि एक बहुत नॉर्मल और मोर देन नॉर्मल ज़िंदगी इंसान गुजार सकता है। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं एज़मा को अभी तक उससे जो रिलेटेड बातें हैं उनको ये समझते हैं कि शायद ये छूत की बीमारी है, शायद दमा किसी को हो गया। खुसूसन जब बच्चों में ये डायग्नोस होता है तो एक तरह से तो समझ लीजिए कि एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है उनके पेरेंट्स के लिए। वो समझते हैं कि हमारा बच्चा जो है सारी ज़िंदगी एक माजूरी की ज़िंदगी गुजारेगा। लेकिन ये बातें जो हैं ये कैसे आज हम गलत साबित करेंगे, इसी हवाले से आज हम बात कर रहे हैं दमे के हवाले से। और ये भी जानेंगे कि दमा किन लोगों को होता है और दमे के साथ एक इंसान एक नॉर्मल ज़िंदगी, एक नॉर्मल लाइफ कैसे गुजार सकता है। और जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त हम इस तमाम अनवान पे गुफ्तगू करने के लिए बराह रास्त मौजूद हैं। आप भी शामिल हो सकते हैं अपने सवालात, अपने शुबात के साथ। नंबर है 35305778 और 79। कराची से बाहर के व्यूअर्स नंबर डायल करने से पहले डायल करें कराची कोड, दैट इज़ 021। आइए आज के मेहमान से तारुफ़ कराता हूँ। इस प्रोग्राम की एक बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत और तिब की दुनिया का एक बहुत ही काबिल एहतराम नाम और ख़ूबसूरत नाम भी कह सकते हैं, खूबसूरत चेहरा भी अल्लाह ताला ने एक नाम भी दिया और पर्सनालिटी बहुत अच्छी दी है। डॉक्टर जावेद हुसैन साहब, डॉक्टर साहब जो हैं एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ चेस्ट मेडिसिन हैं और क्रिटिकल केयर एंड स्लीप डिसऑर्डर के भी ये माहिर हैं। आगा खान यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसा मिजाज? बिल्कुल खैरियत से। आज हम ग्रीन डे मना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, है ना डॉक्टर साहब? ये बताइए एस्थमा, एज़मा होता क्या है? पहले तो ये बता दीजिए, उसके बाद हम उससे जो रिलेटेड जो हमने कहानियाँ जोड़ दी हैं ना उस पर बिल्कुल जी। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। और जैसे आपने मेंशन किया, दुनिया भर में वर्ल्ड एज़मा डे आज मनाया जा रहा है। मकसद इस डे को हाईलाइट करके मनाने का यही है कि दुनिया भर में इसकी आगाही हो, लोगों में अवेयरनेस बढ़े और ये बताया जाए कि जो एस्थमा एक कंडीशन है, इसको मैं बीमारी भी नहीं कहूँगा, इसको एक सिर्फ कंडीशन कहूँगा जिसमें इंसान को अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है और कुछ अप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस के साथ, कुछ दवाइयों के इस्तेमाल के साथ बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। एस्थमा सबसे पहले एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सांस की नालियों में सोजिश हो जाती है और सोजिश होने की वजह से सांस की जो रवानी है आपकी सांस की नालियों में, उसमें थोड़ी रुकावट होती है, जिसकी वजह से अस्थमा के सिम्टम्स होते हैं, जिसमें मरीज़ अमूमन कंप्लेन करते हैं कि जी सांस खुल के नहीं आ रहा, सीना टाइट महसूस हो रहा है, सांस लेने में दुश्वारी है या खांसी होती है। और अमूमन ये जो अलामात हैं रात के वक्त ज़्यादा होते हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि इसकी क्या वजह है? सांस की नाली में सोजिश क्यों हो रही है? क्या माहौलियाती जो आलूदगी है इससे इसका ताल्लुक़ है? क्या कोई ये फैमिली रिलेटेड या जेनेटिक रिलेटेड डिसऑर्डर है कि फैमिली में रन करता है? क्या सिगरेट स्मोकिंग से इसका ताल्लुक़ है? क्या वजूहात हैं? इसमें एक्चुअली मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं और सबसे पहले जो होस्ट या जो मरीज़ है उसमें एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन यानी पैदाइशी तौर पे उनमें उनके जिस्म में ये कंडीशन होती है कि अगर उनकी इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे फैक्टर्स मौजूद हों तो एस्थमा बाहर आता है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन जिसमें होस्ट फैक्टर्स हैं, जिसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन और उसके बाद उनकी जो इन्वायरमेंट है उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनमें सबसे कॉमन डस्ट का एक्सपोजर है, सिगरेट्स टोबैको स्मोक का एक्सपोजर है और कुछ बचपन में ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जिसकी वजह से एस्थमा की कंडीशन बाहर आती है। अच्छा, अब यहाँ पे दो बातें हो गई। एक तो वो एस्थमा हो गया यानी जो कि फैमिली में रन कर रहा हो, पैदाइशी भी हो सकता है, ठीक है।
और दूसरा एस्मा वो है जो कि आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स या इसको हम एक्वाइड कर सकते हैं। मैं पहले बात करता हूँ उस दमे की जो कि फैमिली में रन कर रहा है। ये बताइए कि फैमिली में रन करने के लिए ज़रूरी है कि आपके वालिद या वालदा को एस्मा हो तो वो आपको एस्मा हो सकता है, या किसी और नस्ल में आपके नाना दादा किसी को भी हो तो वो आगे आ सकता है? बिल्कुल आपने सही कहा कि ज़रूरी नहीं कि हर जनरेशन में हर फर्द में ये इसके फीचर्स पाए जाएं। हो सकता है एक जनरेशन स्किप हो सकती है कि आपके हो सकता है कोई अंकल हो या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हों, दादा में, नाना में, दादी में, किसी में मौजूद हो और ये जनरेशन स्किप करके भी आ सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि हर जनरेशन में आपके वालिदैन को अस्थमा या दमा होना, क्योंकि एक अमूमन जो किसी बच्चे में एस्मा डायग्नोस किया जाए अगर उसके पेरेंट्स को ना हो तो उनके लिए एक बहुत बड़ा ये मरहला होता है। वो कहते हैं कि जी हमें तो एस्मा नहीं था। हाँ जी, लेकिन इस बच्चे को कैसे हो गया है। अब ये बताइए कि एस्मा किसी बच्चे को अगर होता है तो वो उसकी अलामतें कब ज़ाहिर होती हैं? उसकी अलामत एक्चुअली बिल्कुल बचपन से भी हो सकती हैं और किसी एज पे भी हो सकती हैं। अमूमन ये देखा गया है कि ज़्यादा 3 महीने के बाद से इसके सिम्टम्स ज़्यादा आते हैं। किस तरह की अलामत? और उसमें ख़ासतौर पे बच्चों में रात को खांसी होना एक बहुत ही कॉमन फीचर है अस्थमा का, और वो अगर आजकल देखा जाए तो हर दूसरे घर में बच्चों में ये प्रॉब्लम पाई जाती है। तो हो सकता है कि उनमें सिग्निफिकेंट बच्चों में एक्चुअली ये दमे की पहली अलामत हो। तो अगर ऐसी खांसी बच्चे को जो परसिस्ट करती है 2-4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 2 महीने तक रहती है, तो उसमें हमेशा पेरेंट्स को ये डॉक्टर को दिखा देना चाहिए जो पीडियाट्रिशियन है कि कहीं उनको अस्थमा की कंडीशन तो नहीं है। क्योंकि बच्चों में अमूमन वायरल इन्फेक्शन में तो अक्सर ऑन एंड ऑफ खांसी रहती है, मगर ऐसी खांसी जो वक्त के साथ 1-2 हफ्ते में ठीक ना हो तो हमेशा पीडियाट्रिशियन को, बच्चों के डॉक्टर को दिखा देना चाहिए कि कहीं अस्थमा की ये पहली अलामत तो नहीं है। अच्छा, इस पे मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अदनान साहब, आपकी इजाज़त है उनको शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। सर मुझे काफ़ी अरसे से जो है ना डस्ट एलर्जी रहती है। यानी मुझे इस तरह की एलर्जी होती है जैसे मैं बाहर निकलता हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रो रहा है और बहुत मुझे नज़ला जुकाम रहता है और काफ़ी मतलब क्रॉनिक है मुझे ये। और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरी वो चीज़ है कि मैं फ्यूचर में एस्थमेटिक तो नहीं हो सकता। आपकी उम्र कितनी है अदनान? सर वही तकरीबन 30 ईयर्स है। 30 ईयर्स। अदनान, खांसी वगैरह तो नहीं रहती है? खांसी तो खैर इतनी खास नहीं रहती, लेकिन मुझे एलर्जी बहुत सीवियर होती है। सांस लेने में तकलीफ तो नहीं रहती है? सांस लेने में सर उम्र रात को थोड़ी बहुत हो जाती है। डॉक्टर साहब, अदनान आपके हवाले। अदनान साहब, आप जो अपने सिम्टम्स बता रहे हैं, जो अलामत बता रहे हैं, पूछना चाहेंगे आप इनसे? ये मुझे बताएं कि आपको जो रात में दुश्वारी आपने बताया उसमें क्या आपको सांस लेने में रुकावट महसूस होती है या सांस लेने में कभी सीटियों जैसी आवाज़ें आती हैं? नहीं, ऐसी तो कोई खास आवाज़ नहीं आती, लेकिन ये है कि कभी मुझे जब एलर्जी ज़्यादा होती है ना तो मुझे कभी नहीं नाक बंद हो जाती है कभी। अच्छा, तो आप जो अलामात बता रहे हैं ये थोड़े से ज़्यादा हैं एलर्जिक राइनाइटिस के। कॉल बंद करवा दो। हाँ जी, कॉल बंद करवा दो इनकी। हाँ जी अदनान साहब, लाइव प्रोग्राम में अभी आप सुनते रहिए, हम देखते हैं कि आपका मसला एस्मा से कोई रिलेटेड है या नहीं है। डॉक्टर साहब, ये जो डस्ट एलर्जी इन्होंने कही है ना, आप यकीन करें इस मुल्क में, कराची में तो रहने वाला या बड़े शहरों में रहने वाला हर दूसरे आदमी को डस्ट एलर्जी की, बिल्कुल, ठीक है ना। वो बाहर निकलता है, छींकें शुरू हो जाती हैं, नाक उसकी ब्लॉक हो जाती हैं, आंखों में आंसू, जैसे उन्होंने कहा कि मुझे लगता है मैं रो रहा हूँ ना। बिल्कुल, और वाकई हर इंसान वैसे हालात वाकयात पे भी रोने वाला है। हाँ। ठीक है ना। इस मुल्क में जहाँ रॉकेट और एंटी एयरक्राफ्ट गन चल रही है, दूसरी तरफ डस्ट एलर्जी से रो रहा है। बिल्कुल। तो क्या ये एजमा के सिम्टम्स हैं? एक्चुअली जो मैं बात यही कहना चाह रहा था कि डस्ट की वजह से या किसी भी वजह से आंखों में पानी आना, छींकें आना, नाक बंद हो जाना, नाक से पानी बहना, ये फीचर्स हैं एलर्जिक राइनाइटिस के। और एलर्जिक राइनाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जो अस्थमा की एक हिस्सा ही है जो आपके ईएनटी वाले हिस्से में मौजूद है, यानी कि आपके नाक और आंखों में जो एलर्जी है उसको एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। और यही जब प्रॉब्लम आपकी सांस की नालियों में नीचे तक पहुंच जाती है तो इसको अस्थमा कहते हैं। तो क्या अब इनका जो कंसर्न था, इनका कंसर्न ये है, इनकी परेशानी ये है कि क्या मुझे फ्यूचर में एज़मा तो नहीं हो सकता? देखिए जी, जिन लोगों में एलर्जी इतनी ज़्यादा पाई जाती है तो देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट चांस कि आपको लेटर ऑन अस्थमा की कंडीशन डेवलप हो। तो इसमें ये मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि इस एलर्जी की जो आपकी प्रॉब्लम है आप इसका इलाज शुरू करें, सो दैट आपके जो भी सिम्टम्स हैं वो बड़े आराम से कंट्रोल हो सकते हैं, जिसमें नाक का स्प्रे, एलर्जी की गोलियाँ और बहुत सी और ऐसी कंडीशन मेडिसिन हैं जो इस्तेमाल की जा सकती हैं और ये कंडीशन कंट्रोल में लाई जा सकती है। अच्छा, इसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से जाहिद साहब, उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब।
वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे मिजाज हैं, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब। दरअसल से मेरा इन्हें सवाल करना था कि मेरे जो ना आज से को 2 साल पहले टीबी हो गई थी। ओके। तो उसके बाद ना मैं काफी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक रहा हूँ, लेकिन अब ना मेरी छाती कर्ल कर्ल जैसे आवाजें आती हैं, सांस की प्रॉब्लम होती है, सुबह के टाइम रेशा निकल जाता है, मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाता हूँ। ओके। लेकिन सांस की जो ना प्रॉब्लम कुछ ज्यादा होती जा रही है। अच्छा, ओके। अब ये बताइए। जैसे रेशे का अमल जो है ना वो नहीं रोक रहा, रेशा बहुत बन रहा है। अच्छा, मैं ये स्मोकिंग भी करता हूँ। स्मोकिंग कितनी सिगरेट्स पीते हैं आप दिन में? तकरीबन एक डब्बी पीता हूँ 24 घंटे में। क्या बात है, वाह भाई वाह। अच्छा जाहिद साहब, ये बताइए टीबी का जो आपको मर्ज हुआ था उसका आपने क्या इलाज किया था? मैंने यहाँ हमारे शालीमार हॉस्पिटल है, वहाँ से डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने 9 महीने का कोर्स दिया था। वेरी गुड। वो 9 महीने किया आपने? हाँ मुकम्मल किया, अल्लाह का शुक्र है, डॉक्टरों ने मुझे वो क्लियर बिल्कुल। डॉक्टर साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे जाहिद हाँ, साहब? सबसे पहले जाहिद साहब ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 52 साल है जी। अच्छा, तो और आप ये जो सिगरेट पी रहे हैं, कितने सालों से आप सिगरेट पी रहे हैं? ये तकरीबन मैं 75 से पी रहा हूँ। तो यानी तकरीबन 35 साल हो गए हैं आपको? जी हाँ। अच्छा, और ये जो आप बताते हैं कि सुबह रेशा आता है, ये क्या काफ़ी गाढ़ा होता है? इसका रंग कैसा होता है? इसमें बहुत बदबू आती है? आ रहा ना वो बिल्कुल नॉर्मल सा होता है, पीले कलर का होता है। अच्छा, बिल्कुल हल्का होता है। हाँ नहीं, कुछ खा पी लेता हूँ, बाद में खांसी आती है, थ्रू छिड़ता है और रेशा निकल जाता है, मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाता हूँ। अच्छा, और आपको बुखार तो नहीं रहता? नहीं, बुखार नहीं रहता। और आपका वज़न भी ठीक है, वज़न में कमी तो नहीं हो रही? वो वैसे ही हम पूरी फैमिली जो ना बहुत स्मार्ट सी है, तो वजन तो नॉर्मल ही है मेरा। क्या बात है भाई, वेरी गुड। अल्लाह ताला को हमेशा स्मार्ट रखे। डॉक्टर अभी पूछते हैं, लाइव प्रोग्राम में अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया जाहिद साहब आपकी कॉल का। एक और कॉलर और फिर इज्तिमाई जवाब सबके देंगे। डॉक्टर सूफिया हैं रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सूफिया। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब जनाब। ये अभी जो डॉक्टर साहब ने बात की कि एलर्जी जो है इट कैन लीड टू एस्थमा ना इन सम केसेस, तो वो परसेंटेज काइंडली अगर बता देंगे कितने हैं? ठीक है, आप डॉक्टर साहब ये बताइए आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है? जनरल। अच्छा, जनरल फिजिशियन है। चलें, दैट्स वंडरफुल। हमेशा बहुत इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम फॉर एवरीबॉडी ना, फॉर डॉक्टर्स। जी नहीं, आपके सवाल बहुत अच्छे होते हैं हमेशा, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नाजरीन, बात हो रही है आज पूरी दुनिया में, आज हम बात कर रहे हैं और दमे के वाले से बात कर रहे हैं। दमे का दिन है आज और कोशिश ये करेंगे कि दमे से रिलेटेड जितने भी आपके शुकूक व शुबात हैं ना, वो सारे दूर करने की कोशिश करेंगे। और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर जावेद हुसैन साहब, जो कि चेस्ट फिजिशियन हैं। लेकिन मज़ीद बातें करेंगे जा रहे एक छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।